हम लोगों ने पिछली क्लास में एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा था एनसीईआरटी क्लास 6 का। और आज हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे। हम लोग आज देखेंगे पहला चैप्टर, जो कि इस बार जिसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दिए देता हूँ। देखिए, इस वाले चैप्टर में बेसिकली हमको फोकस इस चीज़ पे करना है कि हमको हिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है, समय हम कैसे पता करते हैं, और ये चीज़ें कहाँ से आती हैं और कैसे करते हैं। इन सब से रिलेटेड चीज़ इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करा गया है। हाँ, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि ये सब चीज़ें हमारे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम होता है। और दयाराम साहनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम है इन सब फील्ड्स में। बाकी बाकी कार्बन डेटिंग प्रणाली से हमको एज का पता चलता है। इस चीज़ के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। बाकी चलिए शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है इस चैप्टर के शुरुआत में ही कि कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे उस समय का स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है? देखिए, हम लोग को एक पर्टिकुलर टाइम जोन का पता होता है, एक चीज़ें कब हुई थी। जैसे देखिए, आप लास्ट टाइम स्कूल कब गए थे, अगर आपको ये जानना होगा तो शायद आप एक बारी के लिए आपको तुरंत ख्याल ना हो। आपको हो सकता है कि तुरंत डेट ख्याल ना आए, लेकिन आप एक अंदाज़ा लगा लेंगे कि लगभग 2 साल पहले गए होंगे, 1 साल पहले गए होंगे, जो भी हो। ऐसे ही है। बाकी 10 साल पहले क्या हुआ था ये शायद हम अपने बड़ों से घर के बड़ों से भी ये चीज़ पता कर सकते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो कि 500 साल पहले हुई है, 1000 साल पहले हुई है, 1500 साल पहले हुई है, उस चीज़ को हम कैसे पता लगाएं? ये एक वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमको इसके बारे में निश्चित तौर पे पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। बाकी अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में बहुत सी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय में बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, और कौन से नाटक देखा करते थे, और कौन से गीत गाते थे। जी हाँ, उस टाइम पे भी कोई ना कोई म्यूजिक रहा ही होगा, ये बात बिल्कुल ही श्योर है। क्योंकि देखिए, म्यूज़िक का आज की चीज़ नहीं है, म्यूज़िक एक बहुत ही पुरानी चीज़ है जिसे आज का ह्यूमन अपने तरीके से इन्जॉय करता है। अदर कल्चर्स में अलग तरीके से इन्जॉय होगा। आप इस चीज़ को ऐसे सोच के देखिए कि आज अगर हम अमेरिका से कंपैरिजन करें, भारत को कंपैरिजन करें और अफ्रीका को कंपैरिजन करें, हर जगह पे ह्यूमन बीइंग है, होमोसेपियंस ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके रहने के तरीके में, हर चीज़ों में एक बदलाव है। इसी चीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं, हिस्ट्री में भी जानने का प्रयास करते हैं कि उस समय का समाज क्या था, उस समय की नैतिक वैल्यूज़ क्या थी। इन सब चीज़ों से हमको एक हिस्ट्री का लेसन मिलता है, एक सबक मिलता है। इन उस टाइम के ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनसे हमको आज के डेट में काफ़ी चीज़ें प्रिडिक्ट करने में हेल्प मिलती हैं। बाकी ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। बाकी देखिए, लोग रहते कहाँ थे, कहाँ रहते थे लोग, तो इस सब चीज़ों के लिए मैं आपको पहले से ही दिखा देता हूँ। आप अब ये मानचित्र देख रहे होंगे, ये है हमारी नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी है, ये बिल्कुल ही मिड में है और विंध्य पहाड़ियों के पास में ही है। हम ये सब टॉपिक को और डिटेल में भी बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना ही देखिए कि ये नर्मदा नदी है। और ये है हमारी सिंधु नदी। ये हमारी सिंधु नदी है। और सिंधु नदी के ये कई सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां उन नदियों को कहते हैं जो मुख्य नदी से जुड़ी होती हैं। इस पे भी हम लोग अभी आगे बात करेंगे। बाकी इन सहायक नदियों में जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ये सब इसकी एक सहायक नदियां हैं। बाकी हम गंगा नदी का भी देख लेते हैं इसी टाइम पे। ये है हमारी गंगा नदी, ये है हमारी यमुना नदी। ठीक है।
बाकी इन सब चीज़ों के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे आपको काम पड़ने वाले हैं। इन सभी से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। ये है हमारा किरथर और ये है काबुल नदी, ये सुलेमान है। चलिए अब आगे आते हैं और आपको बताते हैं कि ये सब चीज़ें मैंने पहले ही क्यों बताया। यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए लोग कहाँ रहते थे, ये अभी मैंने आपको दिखाया है कि विंध्य पहाड़ियों के पास में नर्मदा नदी है, वहाँ से ही इस चीज़ का शुरुआत करते हैं। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ पर रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। अब संग्राहक का क्या मतलब होता है? संग्राहक हम उनको बोलते हैं जो अपना भोजन इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे आज का मानव ये उत्पादक भी है और संग्राहक भी है। और एक प्राचीन काल ऐसा रहा होगा जो आप अगर सोचने का थोड़ा सा भी ट्राई करेंगे तो आपको समझ आएगा कि उस टाइम पे उनके पास कोई तरीके नहीं थे। वो बस तुरंत जानवर मारते थे और खाते थे। घास को तुरंत उखाड़ा और उसे खा लिया, जो भी मिल पाया। वो उनको रखने की कोई कैपेसिटी उनको नहीं पता थी, तरीका नहीं पता था। वैसे को हम संग्राहक कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ रहने वाले कुछ लोग कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह करते थे। वे जानवरों का आखेट करते थे। आखेट का मतलब शिकार होता है। और निश्चित तौर पे उस टाइम पे जब खेती का आविष्कार नहीं हुआ था तो आदमी को खाने के लिए बस एक ही तरीके पता थे, वो है जंगल से शिकार करना। अब जब उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, जिसको मैंने आपको पहले दिखाया है, आप देख पा रहे होंगे अभी भी, अगर शायद जूम हो पा रहा हो, किरथर हुआ, ये सुलेमान हुआ, इन पहाड़ियों की बात कर रही है। तो इन क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। उन्होंने उगाना शुरू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले जौ और गेहूं को कहाँ पे उगाया गया था, तो आप ये दिखाएंगे कि उत्तर पश्चिम में, इंडिया के उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथन पहाड़ियों का। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। जहाँ लगभग उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाना है, जो कि मैंने आपको बताया था। आप अपने मन से देखिए, आप पता कर पाते हैं, नहीं तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जानवर पहले बहुत ही खतरनाक होते थे। इंसान इन सब जानवरों से निश्चित तौर पर डरता था, लेकिन समय के साथ उसे समझ आया कि हर जानवर खतरनाक नहीं है। कुछ जानवर उसके काम के हैं, कुछ जानवर को वो पाल सकता है, कुछ जानवर उसकी रक्षा के लिए हेल्प करेंगे जैसे कुत्ता, और कुछ जानवर से उसे भोजन प्राप्त हो सकता है जैसे बकरी, भेड़, गाय एक्सेट्रा। आगे हम इस सब चीज़ों पर डिटेल में भी बात करेंगे। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ था। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था वो स्थान विंध्य का उत्तर में स्थित है। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर वाले स्थान में सबसे पहले चावल उगाया गया था। ये भी एक याद करने वाला बात है। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदी का पता लगाने का प्रयास करिए आप लोग। मैंने आपको बताया है वो पाकिस्तान वाले एरिया के आसपास की नदी है, जहाँ पे मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, इसीलिए मैं इस चीज़ को पहले से एक्सप्लेन कर रखा था। चलिए, सहायक नदियाँ उन नदियों को कहते हैं जो एक बड़ी नदी पे मिल जाती हैं। देखिए, मैंने बताया था कि सिंधु की सहायक नदियाँ, तो वो नदियाँ जो एक किसी बड़ी नदी में आके मिल जाती हैं वो सहायक नदियाँ होती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, और गंगा व इनके सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों के में नगर का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। आज से 2500 वर्ष पूर्व समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगर का विकास हुआ। अब ये सोचने वाली बात है कि ज़्यादातर जीवन नदियों के किनारे ही क्यों विकसित होता। देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है। हमको रहने के लिए क्या चाहिए? हमको घर चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पानी। उस टाइम पे जबकि टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं थी, तो सबसे मुश्किल काम पानी था। आप पानी को कहीं भी नहीं ले जा सकते थे, और उस टाइम तक तो उन्हें पता भी नहीं था कि ज़मीन के अंदर पानी भी है। तो उन्हें सबसे आसान जो चीज़ होता था वो नदियों के किनारे वो आसानी से बच सकते थे। वहाँ उन्हें पानी की कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ पे जानवर निश्चित तौर पे होंगे, क्योंकि देखिए जानवर भी वैसे ही होते हैं। मोस्टली जंगलों में जो जानवर होते हैं वो वहाँ पानी पीने के लिए निश्चित आते हैं, और वहाँ पे जंगल तो हैं ही, तो उनके रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ वहाँ पे हैं। इसलिए नगरों का विकास आप हमेशा आने वाले टाइम के कई हम लोग पढ़ेंगे
सभ्यताएं आप हर सभ्यता में देखेंगे कि सभ्यता का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी का भी पता लगाइएगा आप, जो कि मैंने आपको बताया था जस्ट उसके बगल में ही है। आप देखिएगा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। उसमें एक बहुत ही शक्तिशाली इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य के स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। वो क्यों शक्तिशाली थे, उन्होंने शासन का स्थापना कैसे किया था, इन सब चीज़ों पे हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक ओवरव्यू है, तो मैं उसी तरीके से आपको जल्दी जल्दी इन चीज़ों को पढ़ा के ख़त्म करना चाहता हूँ। ओके, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्र के कारण जोखिम भरा होता था। पहले की यात्राएं सही में बहुत ही जोखिम वाली होती थी, क्योंकि उस टाइम आज की तरह गाड़ियां मोटर नहीं थे। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। क्योंकि सीधी सी बात है, उस टाइम पे जहाँ पे नई चीज़ें देखने को मिलती थी, लोग उसे अच्छे दाम पे खरीदते थे। और हाँ, उस टाइम वो सिक्के नहीं चलते थे, पैसे रुपए नहीं होते थे, वो कैसे होते थे, इन सब चीज़ों पे भी हम लोग बाद में बात करेंगे अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे, जैसा कि आज के समय में बहुत ही कॉमन बात है। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, ये आपके लिए एक सोचने वाली बात है, इंटरेस्टिंग लगने के लिए ये सब चीज़ें दी हुई है। आप सोच के बताइए और मुझे बताइए कि आज के टाइम पे लोग यात्रा क्यों करते हैं। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उप महाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। देखिए, मनुष्य कुछ भी कर सकता है, आने वाले टाइम में भी करेगा, आज भी कर रहा है और पहले भी उसने किया है। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सकें, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सकें। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए, यहीं बस गए। यही होता है कल्चर, यही होते हैं चेंजेस। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध बनाया है और हमारी भारत की सभ्यता सबसे पुरानी में से सभ्यताओं में से एक है। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ना लिखना इन सब चीज़ों पे बहुत ही डेवलप किया था। धीरे धीरे और भी सभ्यताएं हमसे सीखती गई। इन सब चीज़ों के बारे में अभी धीरे धीरे हिस्ट्री से ही, इसीलिए हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, हिस्ट्री से ही हमको पता चलता है कि इन सब चीज़ों से हम लोग का भारत कहाँ था, अब क्यों है और कैसे आगे हो सकता है। इन सब चीज़ों से हमें हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशते, संगीत रचते और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचार को अपनाते हैं। देश का नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाइएगा, उसमें आपको दिखेगा कि हम ईरान के जस्ट बगल में ही हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग को, हमारे देश को इंडिया क्यों कहा जाता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये बात। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलती है। जी हाँ, ऋग्वेद बहुत पुराना है, धर्म ग्रंथ है और ये 3500 से पुराना भी है, समझ रहे हैं, आज से 3500 साल पुराना। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लग गया। अतीत के बारे में कैसे जानें, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए, अतीत की जानकारी हमें कई तरीके से प्राप्त होती है। इसमें एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। जी हाँ, उस टाइम के राइटर
उस समय में क्या समाज में क्या परिवेश है, समाज में क्या चल रहा है, इसके बारे में निश्चित तौर पे लिखे होंगे। जैसा कि अगर अब आज की मूवियों को देखें तो हमको आज के समाज में चलने वाले घटनाक्रमों का एक संक्षिप्त ब्यौरा तो मिल ही जाता है। इसी तरीके से उस टाइम की चीज़ों को अभी भी ढूंढा जाता है और उन्हें पढ़ के समझा जाता है। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजों में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकलता है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। जी हाँ, उस टाइम पे कागज़ होते नहीं थे, तो निश्चित तौर पे वो कागज़ पे तो लिखेंगे नहीं। कागज़ का आविष्कार बाय द वे मैं आपको बताता हूँ कि चीन में हुआ था, और उसके पहले भुर्ज पेड़ की छाल पर ऐसी पांडुलिपियाँ लिखी होती थी, जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे। अब इसे पढ़ना एक बहुत ही टफ टास्क है, हमको तो बिल्कुल ही नहीं आता। चलिए आगे चलते हैं। इतने वर्षों में कई पांडुलियों को कीड़े ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। जी हाँ, ऐसे बहुत से रीजन हैं, और हम अभी आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2000-3000 पुरानी की बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। फिर भी ऐसी कई पांडुलियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इसमें से कई संस्कृत में लिखे हुए भी मिलते हैं। इससे पता चलता है कि संस्कृत कितनी पुरानी लैंग्वेज है। जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं थे। इसका महत्व, इस प्राकृतिक भाषा का महत्व आने वाले टाइम में बढ़ जाएगा। जब हम बौद्ध की बात करेंगे तब इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अपने अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग इन्हें देख सकें, पढ़ सकें, इनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेख जोखा करते थे, क्योंकि उस टाइम पे तो कागज होता नहीं था, तो इसी सब तरीके से उस समय का रिकॉर्ड रखा जाता था। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। मैंने आपको इस चीज़ के लिए पहले ही बताया था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों को, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। सीधी सी बात है, मिट्टी के कंपैरिजन में तो वो ज़्यादा ही टिकाऊ होंगे, तो इसलिए ज़्यादातर अवशेष जो हमें प्राप्त होते हैं वो इसी टाइप की चीज़ों से प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये एक मटके का तस्वीर है उस टाइम के, ये कुछ मोहरों के टुकड़े हैं उस टाइम के। पुरातत्वविद जानवर, चिड़ियाँ तथा मछलियों की हड्डी को भी ढूंढते हैं। उनमें से उन्हें यह जानने को मिलता है कि अतीत के लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बचे हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पेड़ पौधे बहुत ही आसानी से जब खराब हो जाएंगे, जब वो ज़मीन के अंदर दब जाएंगे, इसलिए उनका अवशेष मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो तत्व जो कठोर धातु के बने हुए हैं, जो पकी हुई मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं, वो काफ़ी दिन तक रह जाते हैं, तो इसलिए हम उसका अवशेष मिल पाता है। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल पाते हैं तो जले हुए के रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्व को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? ये आपसे एक क्वेश्चन है। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि बिल्कुल बहुत ही रेयर चांसेस होते होंगे, क्योंकि देखिए कपड़े ज़मीन के अंदर धंसने के बाद वो ख़राब हो जाएंगे। उनका अवशेष मिलना कहीं न कहीं शायद संभव हो, लेकिन कपड़ा मिलना ये नामुमकिन और असंभव जैसा ही काम है। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। जैसे देखिए,
जो जानवरों का अध्ययन करते हैं, जो मनुष्य के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, हम उन्हें डॉक्टर कहते हैं। जो इंजीनियरिंग के रिलेटेड पढ़ाई करते हैं उन्हें इंजीनियर कहते हैं। तो इसी तरीके से जो प्राचीन काल के बारे में पढ़ते हैं उन्हें हम इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोत की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करके अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। आपने मूवीज़ में देखा होगा, डिटेक्टिव को देखा होगा, जो जासूसों को देखा होगा, वो धीरे धीरे छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर पूरी कहानी को जानने का प्रयत्न करते हैं। उसी तरीके से आप इतिहासकारों को भी जान समझ सकते हैं। उनका भी काम यही होता है कि थोड़े थोड़े पुरातत्विक सामानों को जोड़कर उस समय के समय को कल्पना करने का प्रयास करें। अतीत एक या अनेक, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। एक ऐसे तथ्य को याद दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत ही भिन्न था। हालांकि हम आज भी देखते हैं उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। क्योंकि देखिए, जहाँ पे भी आदमी रहते हैं वो वहाँ के पर्यावरण के हिसाब से, वहाँ के सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं। इसलिए उनके रीति रिवाजों में, जीवन की जीने की कला में बहुत तरीके का अंतर होता है। उदाहरण के लिए आप देखिए, उस समय में देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार की पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपने भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार कर कर तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। उसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। अगर आप गाँव के होंगे तो आपको पता होगा कि आपके यहाँ खेतों में गेहूँ, चावल इत्यादि चीज़ उग जाती हैं, लेकिन शहर में ये चीज़ें बहुत ही मुश्किल से पॉसिबल होती है, क्योंकि वहाँ पे तो ज़मीन खाली होती ही नहीं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि उन शासकों तथा उनके द्वारा जड़ी हुई लड़ाइयों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर तुमसे कोई तिथियों के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी के कोई वर्ष और बताओगे। वर्ष की यह गणना, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा के पहले के रूप में जानी जाती हैं। पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां, अंग्रेजी में BC, हिंदी के में ईसवी पूर्व। अंग्रेजी में हम लोग BC कहते हैं, बिफोर क्रिस्ट, और हिंदी में उसे ईसवी पूर्व कहते हैं। का तात्पर्य इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों के पहले AD हिंदी में ईसवी देखते होगे। यह एनो डोमिना होता है। इसका मतलब होता है लैटिन के शब्दों के, यह लैटिन से बने शब्दों का एक मतलब है, जिसका मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए प्रयोग होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य है। भारत की तिथियों में के रूप इस प्रयोग का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP शब्द का प्रयोग, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व के लिखे गए थे। सभी अभिलेखों के लिए लिपियों और भाषाओं का प्रयोग होता है। समय के साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे पता पाते हैं कि क्या लिखा गया है? इन सब चीज़ों के बारे में आप ये देखिएगा इमेज
पी को एक चतुर्भुज से, टी को आधे गोले से और ओ को एक इसी तरीके से आकृति से, एल से लायन को, ए से ऐसे गिद्ध जैसा आकृति है, इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था। बाकी इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, तो हम लोगों ने लगभग कुछ कुछ चीज़ों पे ब्रीफली देख लिया है। आगे के चैप्टर हम और अच्छे से करेंगे। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता देता हूँ। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिद्ध सभ्यता का प्रथम नगर 47 वर्ष पूर्व मिला था। गंगा घाटी के नगर मगध का राज्य सबसे बड़ा राज्य है, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। चलिए ठीक है, आगे के लेक्चर में हम आगे देखेंगे।